Okay, so the first question here is which is related to income determination and multiplier. The question is calculate equilibrium national income. आपको यहाँ पे equilibrium national income को calculate करना है from the following data. ये आपका ऑल इंडिया 2013 में ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है सेट 1 में. तो इसमें दे रहा है कंजप्शन एक्सपेंडिचर एट जीरो इनकम. कंजप्शन पे एक्सपेंडिचर हो रहा है जीरो इनकम. तो मतलब ये बताइए क्या होगा. जीरो इनकम है, इनकम जीरो है तो भी कंजप्शन हो रहा है. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्म यूज करते हैं ऑटोनॉमस कंजप्शन. ठीक है, तो ऑटोनॉमस कंजप्शन आपके ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है. ऑटोनॉमस कंजप्शन आपका दिया है 60. फिर कह रहा है आपके पास दिया है MPC. MPC इज 0.9. आपको क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पे Y कैलकुलेट करना है. सिंपल सा क्वेश्चन है. MPC दिया हुआ है, ऑटोनॉमस कंजप्शन दिया हुआ है, Y आप निकाल लोगे क्योंकि इसका फॉर्मूला बेसिकली क्या है, Y इक्वल टू C प्लस आई. सॉरी, Y इक्वल टू हम क्या करते हैं, C प्लस आई करते हैं. ठीक है, Y इक्वल टू क्या हो गया आपका, C प्लस आई हो गया. और आपको पता है आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी क्या दिया हुआ है, ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में सी ऑटोनॉमस कंजप्शन दिया हुआ है. C बार आपको दिया हुआ है. C बार आपका 60 रुपीज है. ठीक है, तो आपका क्या हो गया, Y इक्वल टू C का फॉर्मूला C बार प्लस BY प्लस I. राइट, ठीक है. और आपका क्या हो गया, कंजप्शन हो गया, कंजप्शन एक्सपेंडिचर हो गया, आपका MPC हो गया, और इन्वेस्टमेंट I भी आपके क्वेश्चन में दिया है, I दिया है 100. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आपको पता है कि Y इक्वल टू कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट होता है. कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट हम क्यों यहाँ पे लेते हैं, ये भी आपको पता है कि I इक्वल टू S होता है. इनकम इन्वेस्टमेंट इक्वल टू सेविंग होता है. सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल होता है एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम. एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया, AD इक्वल टू AS. इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्या होगा कि AD और AS एक दूसरे के इक्वल होंगे. AD आपका C प्लस आई, AS आपका C प्लस S, देन I इक्वल टू S. इन्वेस्टमेंट सेविंग के इक्वल होंगे. ठीक है, तो इनकम, अगर हमें इनकम होगी तो हम क्या करेंगे, या तो हम कंज्यूम करेंगे या तो हम सेव करेंगे. हमारे पास दो ही ऑप्शन है. और सेविंग क्या है, इन्वेस्टमेंट के इक्वल होती है. देन Y इक्वल टू C प्लस आई. C का फॉर्मूला क्या है, कंजप्शन फंक्शन का फॉर्मूला क्या है, C इक्वल टू C बार प्लस BY. ये सब आपको ऑलरेडी पता हुआ. आपके क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, C बार दिया है, MPC दिया है और I दिया है. और आपको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, Y कैलकुलेट करना है. बस ये जो आपका C प्लस आई हो गया, C किसके इक्वल होता है, C बार प्लस BY. C बार आपका ऑटोनॉमस कंजप्शन, B इज MPC, Y कैलकुलेट करना है, I की वैल्यू आपको 100 गिवन है. तो यहाँ पे Y लीजिए, C बार आपका क्या है 60 प्लस B क्या है आपका, MPC कितना दिया है 0.9 Y प्लस I. ठीक, ये हो गया. अब आपको Y इसमें से कॉमन दिख रहा होगा 0.9 Y, और ये जब कोई वैल्यू कोई नहीं होती तो हम इसको क्या अज्यूम कर लेते हैं 1. देन आपका Y माइनस 0.9, देखिए इसकी भी वैल्यू दी हुई है 100. तो क्या हो गया आपका 0.9 Y इक्वल टू 160. राइट, 100 प्लस 60 160. और इसको हम इधर लेकर आएंगे तो प्लस है, यहाँ आएगा तो माइनस. ये क्या हो गया आपका 0.1 Y इक्वल टू 160. देन Y इक्वल टू 160 अपॉन 0.1, पॉइंट हटाएंगे. देन Y इक्वल टू 1600. अब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा 3 मार्क्स का. ये चेक किया किसी एग्जामिनर ने, आपको यहाँ पे 3 मार्क्स दे दिए. सिंपल सा क्वेश्चन था, कॉम्प्लिकेटेड आप लोग उसको बना देते हो, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है. टेस्ट में दूंगी आप लोग को तो भी आप लोग सही नहीं करोगे. इसमें क्या है, बस बेसिकली समझना है कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है. आइटम सारे आपके पास हैं, यू हैव टू क्लियर फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है, अब इसमें दे रहा था कि कंजप्शन
आपका कंजप्शन एक्सपेंडिचर है एट द जीरो लेवल ऑफ इनकम। जीरो लेवल ऑफ इनकम, अब आप तुरंत इसको ये सी मत मान लीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे दिया है कि जीरो लेवल ऑफ इनकम, इनकम जीरो है तो भी कंजप्शन हम कर रहे हैं, और ये हमको पता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमस कंजप्शन, क्योंकि कंजप्शन कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। आपकी इनकम जीरो हो सकती है, जैसे स्टूडेंट है या किसी की अर्निंग नहीं है, वो लोग इनकम कुछ नहीं हो रही तो भी वो लोग कंजप्शन कभी बंद नहीं करते हैं। इसलिए क्या होगा आपका कि जब भी जीरो लेवल ऑफ इनकम, दैट मीन्स आपका ऑटोनॉमस कंजप्शन दिया है, आपको इन्वेस्टमेंट दिया है। अगर यही इसी क्वेश्चन में आपको एमपीसी की जगह एमपीएस दे देगा, अगर एमपीएस 0.9 हो गया तो एमपीसी आपका 0.1 हो गया, उसको कैलकुलेट करिए। और तब सारा फॉर्मूला क्या है पता है, यही इसी पे बेस्ड है, इनकम इक्वल टू कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट, सी प्लस आई, इस पे रखिए वैल्यू और आंसर। 1 मिनट का क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स आपको सिंपल सा मिल गया, ठीक है। और देखिए इसमें रुपीस और करोड़ लगाना मत भूले, ठीक है, तभी आपका ये प्रॉपर आंसर हो गया, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन करते हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, एक और क्वेश्चन क्या है आपका, द क्वेश्चन इज फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा अबाउट एन इकोनॉमी, ठीक है। ये कोई भी इकोनॉमी के बारे में ये डेटा दिया है, जिसमें कह रहा है कैलकुलेट, ये सारे आपके, ये देखिए क्वेश्चन आपका ऑल इंडिया 2013 में आया है, ठीक है। ऑल इंडिया आपका जो बोर्ड का एग्जाम होता है उसमें 2013 में आया है, सेट 3 में, जिसमें कह रहा है कि आपको क्या कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन है आपको फर्स्ट कैलकुलेट करना है नेशनल इनकम, एनआई कैलकुलेट, मतलब आपको वाई कैलकुलेट करना है, एनआई कैलकुलेट करना है, और क्या कैलकुलेट करना है इसमें, बी कैलकुलेट करना है आपको कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ये दोनों आपको कैलकुलेट करना है, नेशनल इनकम और कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जिसमें आपके पास इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है, आपके पास इंफॉर्मेशन है C इक्वल टू 200 प्लस 0.5 वाई, इतनी आपके पास डिटेल ऑलरेडी दी हुई है। कंजप्शन फंक्शन का है 200 प्लस 0.5 वाई, जिसमें आपका C आपको पता है क्या होता है, कंजप्शन होता है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, वाई आपका नेशनल इनकम होता है, और यहाँ पे आई क्या दे रखा है, आई दिया है आपका 1500, ठीक है, आई आपका 1500 दिया है। अब इस क्वेश्चन को रिलेट करिए, किससे रिलेट हो रहा है, अभी थोड़ी देर पहले इससे रिलेटेड क्वेश्चन किया था, तो क्या होता है आपका y इक्वल टू सी प्लस आई, इनकम इक्वल टू कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट, या तो हम कंज्यूम करेंगे या तो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है। ये हो गया इनकम, ये सी प्लस आई, सी का आपको ऑलरेडी ये वैल्यू गिवन है, आई आपको गिवन है, यहाँ से आप इनकम निकाल लेंगे, जैसे ही इनकम पता चलेगा आप सी को भी निकाल लेंगे, सो सिंपल। या तो आपको जैसे ही वाई पता चला, वाई की यहाँ पे वैल्यू रखिए, पता चल गया सी, ठीक है। अब इसको करते हैं, आपके पास y कैलकुलेट करना है, c है आपका 200 प्लस 0.5 y प्लस i की वैल्यू क्या है 1500, राइट। अब y को आप इधर ले आइए, y माइनस 0.5 y, इसको सम करेंगे तो कितना आएगा 15 प्लस 2 1700, ये कितना हो गया आपका 0.5 हो गया ना, 1700, y इक्वल टू 1700 अपॉन 0.5, y इक्वल टू लिखे क्या आया 5 3 जा 15, 2 5 4 जा 20, 3400 रुपीज, 3400 करोड़ आपका नेशनल इनकम पता चला। फर्स्ट क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया, मतलब ए,
ए सॉल्व हो गया। ए का क्या है आपका 3400 करोड़ आपकी नेशनल इनकम पता चल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है आपको, कंजप्शन एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करना है। उसका फॉर्मूला इसी वाले पे देखिए, इसी वाले पे आपको y की वैल्यू पता चल गई, y की वैल्यू रख के c को कैलकुलेट कर लीजिए। c इक्वल टू 200 प्लस 0.5 y, देन c इक्वल टू 200 प्लस 0.5 y इंटू 3400, देन c इक्वल टू 200 प्लस इसको मल्टीप्लाई करिए और इसकी वैल्यू लिख दीजिए। क्या होगा ये 3400 0.5, ठीक है। ये आपका क्या हो गया 3400 इंटू 500, 5 4 जा 20, 2 से 5 से 1700, ये आपका कितना हो गया 1900 आपका कंजप्शन एक्सपेंडिचर। सो थ्रू दिस यू कैन डू सम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। आपको ऐसे ही क्या करना है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका हो गया कि ऐसी इनकम डिटर्मिनेशन के आपके पास बहुत सारे बुक्स हैं, उनमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऑलरेडी गिवन है कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। चलिए एक और क्वेश्चन। जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना इजीली आपको क्या है ये समझ में आए, क्योंकि नेशनल इनकम का एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का आपके बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है। सही कर दिए 6 मार्क्स, नहीं सही किए तो पूरा 0। तो इट्स बेटर कि जितने प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको क्लियर होगा और 6 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। चलिए क्या है क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट क्या करना है, यहाँ पे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट नेशनल इनकम आपको दिया है एनडीसीएफ दिया है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन रुपीज इन करोड़। एनडीसीएफ दिया है आपको 150, GFCE गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है आपका 300, नेट फैक्टर NFIA दिया है -20, PFCE दिया है 600, डेप्रीसिएशन दिया है 30, नेट एक्सपोर्ट्स। अब आइटम्स देख के समझ गए होंगे कि किस मेथड से निकालना है। 50 दिया है, नेट एक्सपोर्ट दिया है 50, NIT दिया है आपका 90 एंड नेट करेंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 40। जैसे कभी भी आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, नेट करेंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो ये मत सोचा करिए कि आइटम कहाँ पे इंक्लूड होगा, क्योंकि नेट करेंट ट्रांसफर है फ्रॉम अब्रॉड, मतलब ये क्या है, ये ट्रांसफर पेमेंट है, मतलब यूनिलैटरल ट्रांसफर है जो वन साइडेड होता है, विच इज नॉट इंक्लूडेड इन वाइल कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम। जब हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो नेट करेंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को इंक्लूड नहीं करते हैं, राइट। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, NI कैलकुलेट करना है बाय द एक्सपेंडिचर मेथड, NI बाय एक्सपेंडिचर मेथड, राइट। आपको पता है एक्सपेंडिचर मेथड से क्या निकलता है, GDP एट MP, और हमको निकालना है नेशनल इनकम। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, देखिए एक चीज और आ गया, हमें यहाँ पे फिर से क्या कैलकुलेट करना है, नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है। और यहाँ पे क्वेश्चन ने क्या दिया आपको, N दिया है, मतलब नेट दिया है। तो आप सिंपली क्या करोगे, यहाँ पे
एनडीपी एट एमपी निकाल लोगे ना, क्योंकि ऑलरेडी ये नेट दिया है और हमको निकालना है नेशनल इनकम। फिर आपको डेप्रिसिएशन को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, इसको चेंज करने पड़ेगा। इस बेटर कि हम सीधे एन ले लें। ठीक है, तो हम पहले क्या लेंगे, 300 गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, देन प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 600 हो गया। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है आपका 150, नेट एक्सपोर्ट दिया है आपका 50। कितना आ गया, एनडीपी एट एमपी आपका आ गया 9 हो गया, ये 6 + 3 और ये 200, 1100 आ गया। आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। आपके पास 10 सेकेंड है, इसको करके बताइए। थोड़ा आप लोग भी प्रैक्टिस करेंगे ना, इसको करिए। इसको करिए, ये हो गया आधा क्वेश्चन तो मैंने कर ही दिया। इसमें क्या किया गया, इसमें हमने आपको फिर से बता रहे हैं कि जब हमको नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है और हमको पता है एक्सपेंडिचर मेथड से हम क्या कैलकुलेट करते हैं, जीडीपी एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट करते हैं। बट यहाँ पे ऑलरेडी आपको नेशनल इनकम मीन्स एन कैलकुलेट करना है। जीडीपी एमपी में हम क्या लेते हैं, गवर्नमेंट जीएफसी, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। आपको पता है क्या होता है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ये लेते हैं हम लोग। तो आपका क्या है, यही हम सारे आइटम्स से कैलकुलेट करते हैं नेशनल जीडीपी एट एमपी। बट आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी यहाँ पे नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है और आपको कैलकुलेट भी नेट करना है, तो आपको कोई जरूरत नहीं है इसको कन्वर्ट करने के लिए। डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, एनडीपी एट एमपी निकाल सकते हो। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद हमको क्या कैलकुलेट करना है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करना है। तो क्या होगा, एनडीपी एट एमपी। ठीक है, नेट चेंज नहीं करना है हमें, क्या दो चेंज करना है यहाँ पे, ये करना है और ये करना है। आपको पता है नेट नेशनल प्रोडक्ट मीन्स हमें नेशनल कैलकुलेट करना है, आपके पास डोमेस्टिक है। पता है नेशनल जब कैलकुलेट करना होता है तो हम इसमें क्या लेते हैं, रिसीव्ड भी लेते हैं कि जो भी इनकम हमें बाहर से रिसीव हो रही है और जो भी इनकम हम बाहर पे कर रहे हैं। बाहर पे करने का मतलब क्या हो गया कि फॉरेन में जो भी फॉरेन कंट्रीज में जो इंडिया के हैं वो जो काम कर रहे हैं बाहर, और बाहर के जो हमारे कंट्री में काम कर रहे हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, नेशनल। तो ये जो टर्म है नेशनल, इट इज़ द ब्रॉडर देन द डोमेस्टिक। ये क्या है, ब्रॉडर टर्म है और ये नैरोअर टर्म है, क्योंकि डोमेस्टिक मीन्स हम विद इन द इंडिया की बात कर रहे हैं, बस हम इंडिया की ही बात कर रहे हैं। नेशनल में हम क्या बात करें कि जो हमारे लोग बाहर काम कर रहे हैं, मतलब आउटसाइड दी कंट्री, और हमारी कंट्री के लोग काम कर रहे हैं और बाहर की कंट्री के हमारी कंट्री में काम कर रहे हैं। तो ये हम एनएफआई हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड टू माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। हमें यहाँ पे नेशनल निकालना है, नेशनल मीन्स ब्रॉडर टर्म निकालना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एनएफआईए को प्लस करेंगे। फिर आपका क्या हो गया, फैक्टर कॉस्ट, यहाँ पे क्या करना है, फैक्टर कॉस्ट हमें निकालना है। हमारे पास एमपी है तो हम एनआईटी को माइनस करेंगे। ठीक है, एनएनपी आपकी एनडीपी एट एमपी आपको 1100 दिया है। एनएफआईए कहाँ दिया है, हाँ यहाँ दिया है, ये क्या है आपका -20 है। एनआईटी क्या है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स -90, तो क्या हो गया 1100 प्लस माइनस -20 माइनस 90, 1100 माइनस 110, देन आपका एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट कितना आ गया, रुपीज आंसर लिखने के बाद रुपीज लिखना और इसकी यूनिट करोड़ लिखना मत भूलिएगा, और एक बॉक्स बना के बता देंगे तो ऐसे समझ में आएगा। अब ये क्वेश्चन किया आपको पूरा 6 मार्क्स मिल गया, कहीं भी एक जगह भी ये डिडक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो अगर ऐसे प्रॉपर क्वेश्चन करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको क्वेश्चंस समझ में आएगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है।
चलिए एक क्वेश्चन है यहाँ पे, कैलकुलेट जीवीए एट फैक्टर कॉस्ट। यस, कैलकुलेट जीवीए एट फैक्टर कॉस्ट। जीवीए क्या होता है? ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। इसमें दिया है आपका यूनिट्स ऑफ आउटपुट सोल्ड। यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड कितना हो गया? 1000। नेक्स्ट है आपका प्राइस पर यूनिट 30। डेप्रिसिएशन हो गया 1000। इंटरमीडिएट कॉस्ट है आपका 12,000। क्लोजिंग स्टॉक इज 3,000। ओपनिंग स्टॉक 2,000। एक्साइज ड्यूटी इज 2,500। सेल्स टैक्स इज 3,500। इसमें आपको क्या कैलकुलेट करना है? इसमें आपको कैलकुलेट करना है जीवीए एट फैक्टर कॉस्ट, मतलब ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। ये आपको सिंपल सा पता है कि ये कौन सा मेथड है। जीवीए देख के मेथड आपको समझ में आ गया होगा कि हम इसमें कौन से मेथड से करने जा रहे हैं। हम इसमें क्या है, हम इसमें किस मेथड से करने जा रहे हैं? वैल्यू एडेड मेथड से। तो जीवीए एट फैक्टर कॉस्ट, जीवीए एट फैक्टर कॉस्ट बाय वैल्यू एडेड मेथड। आपके पास 30 सेकेंड है, ट्राई करिए, उसके बाद हम बताते हैं आपको। आप इसको ट्राई करिए एक बार। सारे आइटम्स आपके पास दिए हुए हैं। यूनिट ऑफ आउटपुट दिया हुआ, यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड दिया है, प्राइस पर यूनिट दिया है, डेप्रिसिएशन दिया है, इंटरमीडिएट कॉस्ट, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स दिया है। एक बार कैलकुलेट करिए, नहीं तो बताया जाएगा आपको। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। ओके, करते हैं एक बार। ठीक है, इसमें आप देखिए हम लोग क्या निकालते हैं? वैल्यू ऑफ आउटपुट सबसे पहले निकालते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट का वो क्या होता है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। आपको यहाँ पे सेल्स कहीं दिख रहा है? इस क्वेश्चन में कहीं पे सेल्स दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। क्या होता है सेल्स को? आप याद करिए, सेल्स को जब सेल्स जब क्वेश्चन में नहीं दिया होता है, हम क्या करते हैं? यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड, हम कितनी आउटपुट की कितनी यूनिट को सोल्ड किए हैं और उनकी प्राइस कितनी थी। अगर कोई भी कमोडिटी का हम देख रहे हैं कि हम कितना सोल्ड किए हैं, मेरे पास कितना हम आउटपुट प्रोड्यूस किए और उसकी कितनी प्राइस थी, तो हम उससे क्या कैलकुलेट कर सकते हैं कि मैंने उतना सेल किया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पे हम सेल्स कैलकुलेट करेंगे। सेल्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? यूनिट्स ऑफ आउटपुट सोल्ड इनटू प्राइस पर यूनिट। राइट, अब क्या करना है? यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड कितना दिया है? 1000 दिया है। प्राइस पर यूनिट कितना दिया है? 30 दिया है। तो सेल्स आपका कितना आ गया? 30,000 आ गया। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। नेक्स्ट आपका क्या होगा स्टेप? नेक्स्ट स्टेप होगा आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट कैलकुलेट करना।
वैल्यू ऑफ आउटपुट मीन्स जीवीओ एट एमपी, वैल्यू ऑफ आउटपुट सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, सेल्स कितना है 30,000 प्लस चेंज इन स्टॉक मीन्स क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक सॉरी आपका सेल्स कितना दिया है 30,000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक कितना है 3,000 माइनस ओपनिंग स्टॉक इज 2,000, कितना हो गया आपका 30,000 प्लस 1,000 31,000, ठीक है। ये आपका क्या है जीवीओ एट एमपी, जीवीओ एट एमपी आ गया आपका 31,000। नेक्स्ट आप क्या कैलकुलेट करोगे जीवीए एट मार्केट प्राइस, इसका फॉर्मूला जीवीओ एमपी माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, आईसी को हम इसमें से माइनस करते हैं, तो जीवीओ एमपी इज 31,000, इंटरमीडिएट कॉस्ट इज 12,000 माइनस 12,000 कितना हुआ 19,000, जीवीओ एमपी आपका निकल गया 19,000। नेक्स्ट आपका क्या है जीवीओ एमपी 19,000 आ गया। नेक्स्ट आपको क्या करना है जीवीओ एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है। अब जीवीओ एट फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए एमपी है और हमें फैक्टर कॉस्ट निकालना है माइनस क्या होगा बताइए। फैक्टर कॉस्ट और एमपी में हम क्या करते हैं एनआईटी करते हैं ना, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, उसको माइनस कर दीजिए। करिए एक बार इसके आगे, इसको कहना है रब, यहाँ पे मैं रब कर देती हूँ ऊपर का, यहाँ तो समझ में आ गया होगा सेल्स कैसे निकाले ना, इसको रब करते हैं तो थोड़ा सा जगह होगा, ठीक है। हमारा जीवीए एमपी आ गया, हमें कैलकुलेट करना है जीवीए एट फैक्टर कॉस्ट, तो जीवीए एट एमपी माइनस और प्लस, फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो एमपी में से माइनस करेंगे कि प्लस करेंगे एनआईटी बताइए, एनआईटी माइनस करेंगे, ठीक है। जीवीए एमपी आपका कितना दिया है 19,000 माइनस एनआईटी, यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है नेट इनडायरेक्ट टैक्स दिख रहा है बताइए। यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड है नहीं, प्राइस पर यूनिट है नहीं, डेप्रिसिएशन है नहीं, इंटरमीडिएट कॉस्ट है नहीं, क्लोजिंग ओपनिंग से मतलब है नहीं, एक्साइज ड्यूटी एंड सेल्स टैक्स, ये जो दोनों होते हैं वो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। ये आपको बताया है मैंने कि 2 टाइप्स के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स में जो बर्डन होता है वो डायरेक्टली नहीं होता है, हम वो बर्डन किसी और पे शिफ्ट कर सकते हैं। तो जो सेल्स टैक्स और जो एक्साइज ड्यूटी है ये दोनों आपका इनडायरेक्ट टैक्स होता है। जरूरी नहीं है कि आपके क्वेश्चन में डायरेक्टली इनडायरेक्ट टैक्स दे दे, आपको इनडायरेक्टली क्या है डायरेक्टली आपको ना दे के इनडायरेक्टली एक्साइज ड्यूटी दे दे, और आपको नहीं पता है कि ये डायरेक्ट टैक्स है कि इनडायरेक्ट टैक्स है, तो यू शुड नो कि एक्साइज ड्यूटी क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो ये दोनों ही आपका क्या है इनडायरेक्ट टैक्स है। अब ऐसा भी हो सकता है कि एक जगह आपको एक्साइज ड्यूटी दे दे और एक जगह आपको कॉर्पोरेशन टैक्स दे दे या इनकम टैक्स दे दे, तो अब ये नहीं कि बस टैक्स दे के उठा के यहाँ पे रख दीजिए, वो क्या है डायरेक्ट टैक्स है। इनकम टैक्स कॉर्पोरेशन टैक्स आपका डायरेक्ट टैक्स है, तो वहां पे आप इंक्लूड नहीं करोगे। तो यहाँ पे आपका ये दोनों ही क्या है इनडायरेक्ट टैक्स है, तो इन दोनों को आप सम कर दो। 2500 प्लस 3500 कितना आया 19,006। जीवीए एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू 13, जीवीए एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू रुपीज 13,000 करोड़, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन। क्या हुआ समझ में आ गया, सिंपल सा क्वेश्चन था। हमें इसमें क्या करना था, बेसिकली दिया था आपको सबसे पहले सेल्स दिया नहीं हुआ है, सेल्स को कैलकुलेट करना है, सेल्स के बाद जो भी उसके स्टेप से करते जाएंगे। फिर 2 चीज इसमें इंपॉर्टेंट है कि सेल्स नहीं दिया है वो आप सेल्स कैलकुलेट करोगे,
और फिर इसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है ये आपको पता होना चाहिए। तो जो जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स दिए होंगे, 3-4 इनडायरेक्ट टैक्स होंगे, उनको सम अप करेंगे तो आपका NIT निकल जाएगा। तो 19,000 माइनस 2,500 प्लस 3,500 6,000, तो GVAT फैक्टर कॉस्ट ₹13,000 करोड़। ये आपका क्या है, आंसर आ गया।